कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं जिसे बैंक से चोरी के केस में पुलिस ने पकड़कर उम्र भर की कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज में कैद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। अल्काट्राज एक ऐसी जेल है जिसे समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया है, यानी अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी आता है तब भी वो भाग नहीं सकता क्योंकि आगे उसका रास्ता पानी रोक लेता है। इसीलिए इस जेल को दुनिया का सबसे सिक्योर जेल का दर्जा हासिल था। यहाँ सिर्फ दुनिया के टॉप क्रिमिनल्स को रखा जाता, लेकिन जल्द ही इस जेल का रुतबा मिट्टी में मिलने वाला था क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मॉरिस नाम के एक शातिर चोर की, जो पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। लेकिन इस बार मॉरिस थोड़ा घबरा गया क्योंकि ये जेल बहुत ही ज्यादा सिक्योर थी। मगर मॉरिस को यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बितानी थी। वो जल्द से जल्द इस जेल से भागना चाहता था। जेल में एंटर होते ही मॉरिस भाग जाने का सोचने लगा। मॉरिस को सर से पांव तक फुल चेकिंग करके उसे एक सेल में लॉक किया जाता है। एक गार्ड आकर मॉरिस से कहता है वेलकम टू अल्काट्राज, और यहाँ से होती है असली कहानी शुरू। तभी अचानक एक बेल बजती है और सभी सेल के गेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन भी बहुत सख्त है। कैदियों को साफ सफाई और अपने टाइम पर सेल में जाने के रूल्स को फॉलो करना होता है। सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में ब्रेकफास्ट खाने आ जाते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी होता है। मॉरिस पूछता है कि मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस उसे कहता है अबे ये तेरा घर नहीं है, जो तुझे मिला है उसे चुपचाप खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लग जाता है। वुल्फ से जेल में हर एक कैदी तंग था। वो यहाँ हर एक कैदी पर अपनी मनमानी चलाता था और उस पर बलात्कार के ढेर सारे केस भी हैं। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। यहाँ लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और इस दौरान मॉरिस उसे अपनी प्लेट दे देता है। जब मॉरिस टेबल के नीचे से देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा बल्कि वो चूहे को दे रहा है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास लेके जाता है। जब मॉरिस वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है तो वार्डन मॉरिस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही शार्प माइंड हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन वो सब यहाँ किस काम का, क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ कितने आए और गए पर यहाँ से कोई बच नहीं पाया। यहाँ कैदी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। 2 महीने में एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है और वो भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन बहुत ही सख्त इंसान है जो जरा सी गलती पर भी कैदियों को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। वार्डन कहता है यहाँ से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पर मॉरिस जवाब देता है नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भागने का सोच सकता है। लेकिन असल में पहले दिन से ही मॉरिस के दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। इस दौरान मॉरिस मौका देखते ही वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, जो वैसे तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, पर मॉरिस को पता था कि अल्काट्राज जैसे जेल में इस छोटे से नेल कटर से भी बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। मॉरिस वापस सेल में आते ही इस नेल कटर को बाइबल में छुपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर मॉरिस को परेशान करने लगता है, पर इस बार मॉरिस उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब मॉरिस अपना असली रूप दिखाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब धुलाई करता है। वुल्फ को पीटने के बाद अब मॉरिस का पूरे जेल में एक अलग रुतबा बन गया। हर कोई मॉरिस से डरने लगा। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहाँ इंग्लिश नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो इस जेल का सीनियर कैदी है। इंग्लिश को भी 2 आदमियों के कत्ल की वजह से उम्र भर की कैद सुनाई गई थी। उसने इस जेल में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी थी। वो इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसे जेल की हर बात की खबर रहती है। उसे यह भी पता होता है कि आज सुबह मॉरिस और वुल्फ की लड़ाई हुई थी। वो मॉरिस को कुछ किताबें देता है जिन्हें मॉरिस को हर एक कैदी के सेल में पहुंचाना होता है। अगले सीन में खुले जगह को दिखाते हैं जहाँ कैदी कोई न कोई गेम खेल रहे होते हैं। तभी वो डॉक नाम का एक आर्टिस्ट से मिलता है जो खुद की पेंटिंग बना रहा होता है। डॉक एकदम सीधा साधा और डिसेंट इंसान है जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा है। उसे पेंटिंग करने का बहुत ही शौक था और अपना ज्यादातर वक्त वो पेंटिंग में ही लगाता। डॉक का कहना था कि अल्काट्राज जैसी जेल में कोई भी पागल हो सकता है, पर उसकी पेंटिंग की वजह से अब तक उसका दिमाग नॉर्मली चल रहा है। मॉरिस डॉक से पूछता है कि इस पेंटिंग में ये फूल क्यों बना के रखा हुआ है, तुम्हारी शर्ट में ऐसा तो कुछ नहीं। डॉक कहता है कि यह मेरी खुशी है जो सिर्फ पेंटिंग में है, मेरे मन में नहीं। उसके बाद मॉरिस जब अपने दाएं तरफ देखता है तो उसे ऊपर इंग्लिश दिखाई देता है। मॉरिस इंग्लिश की तरफ जाता है। जब मॉरिस उसके करीब जाता है तो उसके चेले मॉरिस को रोक देते हैं। तब इंग्लिश इशारा करता है कि अपना ही आदमी है, आने दो। मॉरिस उसके पास जाकर बैठ जाता है और तुरंत अपने दिल की बात छेड़ देता है। मॉरिस उससे कहता है कि यहाँ से बचने में आप मेरी मदद करेंगे। ये बात सुनकर इंग्लिश तो हंस पड़ता है। देखो बेटा, ये महज सिर्फ जेल नहीं है, ये हम सबकी कब्र है। यहाँ से निकलना है तो पहले हमें मरना पड़ेगा, तब जाके हमारी डेड बॉडी यहाँ से कब्रिस्तान तक पहुंच पाएगी। चलो मान भी लो कि तुम इन बड़ी दीवारों पर चढ़ भी गए और उसके बाद खतरनाक फोर्सेस को क्रॉस भी कर लिया और किसी जादुई शक्ति से तुम यहाँ के सैकड़ों गार्ड से बचकर जेल से बाहर भी निकल जाओ, तब भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे क्योंकि आगे तुम्हारा रास्ता समुंदर रोक लेगा। इसलिए टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप सजा काट लो, कम से कम जिंदा तो बचे रहोगे। लेकिन मॉरिस अपने इरादे का पक्का था। वो हर हाल में इस जेल से भागना चाहता था। उस रात एक अफसर मॉरिस को बताता है कि तुम्हें कल से कारपेंट्री का काम दिया गया है, 1 घंटे का 50 सेंट्स दिहाड़ी भी दी जाएगी। मॉरिस फौरन इस काम के लिए राजी हुआ क्योंकि उसे लगा कि वहाँ उसे कोई ऐसा औजार मिल सकता है जिससे उसके भागने में काम आ सकता है। अगले दिन मॉरिस लिटमस से यहाँ से बचने का रास्ता पूछता है। लिटमस कहता है अरे ये तो बहुत ही आसान है, हर सेल में एक एयर वेंट होता है, उसके जरिए तुम छत पर पहुंच सकते हो, वहाँ से शायद तुम बच पाओ। और मॉरिस की बातों पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। तब डॉक मॉरिस को खबरदार कर देता है कि वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी वुल्फ मॉरिस पर चाकू से वार करने आता है। मॉरिस अपना कोट हाथ में लपेटकर उसके साथ लड़ने लग जाता है। इतने में एक गार्ड उसे रोकने आता है तो वुल्फ गार्ड पर भी चाकू से वार कर देता है। अब मामला बिगड़ जाता है और वॉच टावर का गार्ड शूट करने लगता है। तब जाकर मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद करते हैं। मॉरिस को पता नहीं था कि वॉच टावर पर भी एक गार्ड है। वो अब एक एक करके इस जेल की हर बात को नोटिस करने लग जाता है। मॉरिस और वुल्फ को गार्ड्स डी ब्लॉक में ले जाते हैं जहाँ रात भर कैदियों को अंधेरे में रखकर टॉर्चर किया जाता है। ये एक ऐसा सेल था जहाँ कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकाता है कि बेटा तेरी मौत तो मेरे हाथों होगी। उस रात मॉरिस को तरह तरह के टॉर्चर्स सहने पड़ जाते हैं जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। 2 हफ्ते तक इस अंधेरे वाले सेल में रहने के बाद उसे वापस उसके सेल में लेके आते हैं जहाँ लिटमस अपने पालतू चूहे से मॉरिस को एक नोट भेजता है जिसमें लिखा होता है वेलकम बैक मॉरिस। एक दिन चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है जिसे मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। मॉरिस और चार्ली में जल्दी दोस्ती हो जाती है। मॉरिस फिर उसे अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाता है। उसी समय वार्डन बिना किसी को बताए हर एक कैदी के सेल को चेक करता है। जब वो डॉग के सेल में जाता है तो डॉग के सेल में उसके बनाए हुए कई पेंटिंग्स होते हैं। वार्डन हैरान रह जाता है कि दिन
दिन ब दिन उसकी पेंटिंग तो बढ़ती जा रही है। डॉग ने वार्डन की पेंटिंग भी बना के रखी होती है। उसे देखकर वार्डन मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अगले दिन वार्डन डॉग के सेल में बनाई गई सभी पेंटिंग्स को बाहर फेंकने का गार्ड्स को ऑर्डर देता है। वार्डन के इस फैसले ने डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि डॉग सिर्फ अपनी पेंटिंग के ही सहारे जिंदा था। वो अपने हर एक बनाए हुए पेंटिंग से बहुत प्यार करता था, क्योंकि यहाँ उसकी सिर्फ एक ही खुशी थी और वो भी उस बेचारे से छीन ली गई। मॉरिस उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, वो सिर्फ पेंटिंग ही तो थी, तुम और भी बना सकते हो। लेकिन डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। अगले दिन उसे देखकर मॉरिस गार्ड से कहता है कि प्लीज डॉग पर नजर रखिए, वो बहुत ही परेशान दिख रहा है, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। फिर गार्ड मॉरिस को कहता है तुम अपने काम से काम रखो। डॉग को भी मॉरिस के साथ कारपेंटर का काम दिया जाता है। तभी डॉग छुपकर मॉरिस की जेब में कुछ रख देता है। उसके बाद वो एक गार्ड को बुलाता है और कारपेंटरी के लिए दी गई कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है और कहता है कि जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे जरूरत नहीं है। यह कहकर वो चिल्लाने लग जाता है। तब गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डॉग ने उसके कोट में वही फूल डाल दिया है जिससे उसने अपनी पेंटिंग बनाई थी। शायद वो मॉरिस को बताना चाहता है कि इन लोगों ने मेरी खुशी मुझसे छीन ली। मॉरिस डॉग की कटी हुई उंगलियां उठाकर एक डिब्बे में डालता है और गार्ड को देखकर कहता है कि जाओ अपने वार्डन को दे दो, वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि एक कॉकरोच एयर वेंट के अंदर जा रहा है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। इतने में इंग्लिश आकर बताता है कि डॉग ने खुद की उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उसे पेंटिंग करने की परमिशन रद्द कर दी गई थी, इसीलिए उसने तंग होकर अपनी उंगलियां काट ली। यह जानकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है कि तुम इस डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर मॉरिस वापस टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात 2 भाइयों जॉन और क्लैरेंस से होती है, पर मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वह उन्हें पहले से जानता हो। जॉन और क्लैरेंस दरअसल ये दोनों किसी और जेल में मॉरिस के गैंग में थे। जॉन को अब जेल से भागने का काम आसान लगने लगा, क्योंकि ये दोनों भाई मॉरिस की तरह शार्प माइंड थे और अब ये तीनों जेल से भागने की प्लानिंग करने लगे। दोपहर को चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आई होती है। इंग्लिश अपनी बेटी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में काफी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन न देख पाने का बहुत अफसोस था। दूसरी तरफ चार्ली को उसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि वह 1-2 महीनों से ज्यादा नहीं बच पाएंगे। ये बात सुनकर अब चार्ली भी अल्काट्राज से भागने का सोचने लगता है और इतने में गार्ड आकर कहता है कि बात करने का समय खत्म हो चुका है। अब चार्ली बहुत परेशान होता है। वह उस रात मॉरिस से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस की मीटिंग होती है। तब मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत पर खुलता है और दूसरी बात ये कि ये जगह खारे पानी से भरे समुद्र के बीच है, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो गई हैं। मेरे पास एक नेल कटर है और मैंने खुदाई पहले से शुरू भी कर दी है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके खोदूं और एक छोटा सा टनल बनाकर छत पर पहुंच जाऊं तो इस जगह की जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे भागा जा सकता है। जॉन पूछता है कि रात को अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा क्या। तभी क्लैरेंस बताता है कि इस मसले का हल मेरे पास है। वो कहता है कि यहाँ मेरे पहचान का एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है। वह हमें बाल सप्लाई कर सकता है और उसे यूज करके हम एक डमी हेड बनाकर उसे बेड पर लिटा देंगे, जिसके बाद अगर हम दीवार की सुरंग से निकलकर ऊपर छत पर भी होंगे तब गार्ड्स को शक नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेल के बेड पर नकली सिर रखे होंगे। पर बात अभी भी वहीं अटकी हुई थी कि जेल से तो निकल जाएंगे लेकिन समुद्र का पानी कैसे पार करेंगे। मॉरिस जॉन से कहता है देखो, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम तो क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ तुम्हें उन पुलिस अफसरों के लिए बनाए गए रेनकोट्स मिल जाएंगे, तो तुम कुछ रेनकोट्स चुरा कर मुझे दे देना। हम उससे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाकर समुद्र को पार कर सकते हैं। यहाँ चार्ली कहता है भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस चार्ली से कहता है कि जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोदूं तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें देख ना ले, और जब तुम खोदोगे तब मैं पहरा दूंगा। मॉरिस का प्लान सभी को पसंद आता है और उसी रात में काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा था, जिसे चलाने में मॉरिस को बहुत जोर लगाना पड़ता और मॉरिस को दीवार खोदने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसके हाथ में कहीं छोटे भी आए, लेकिन वो धीरे धीरे उस होल को खोदने लगता है। अगले दिन वो खाने के टेबल पर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे खुदाई के लिए एक बड़े औजार की जरूरत है, नेल कटर से दीवार खुरेदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी मॉरिस ने अपने हाथ में चम्मच को देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जानबूझकर चम्मच को अपने जूते पर घिसकर उसे गंदा कर देता है। उसके बाद मॉरिस ने गार्ड को बुलाया और कहा कि ये चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा चम्मच दो। बाकी लोगों ने भी गार्ड से उनका चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी और उसने फौरन चम्मच बदलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वह सीधा टेबल की तरफ बढ़ता है जहाँ एक और सिक्योरिटी गार्ड सीट पर बैठा होता है। पर जैसे ही वह टेबल पर रखे हुए चम्मच बदलने लगता है तो जॉन ने वहाँ मौजूद गार्ड को बातों में उलझा लिया, जिसका फायदा उठाते हुए मॉरिस ने एक के बजाय 2 चम्मच उठा लिए और एक को जेब में छुपाकर रख दिया, जिसके बाद वह सीधा अपने सेल में चला जाता है।